टाइम्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। ना इधर ना उधर, हर खबर की पूरी खबर, ना लाग लपेट ना खबरों में खोट। आप देख रहे हैं एबीपी रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शीरी और शुरुआत करेंगे उन 4 खबरों के साथ जो हम आगे आपको इस बुलेटिन में विस्तार से दिखाने वाले हैं। देखिए, नेपाल में सोशल मीडिया ऐप पर बैन के खिलाफ युवाओं का विद्रोह देखने को मिल रहा है। संसद में घुसे प्रदर्शनकारी, पुलिस की फायरिंग में 18 की मौत हो चुकी है। प्रदर्शन के बाद चालू हुए सोशल मीडिया ऐप। दूसरी खबर जम्मू कश्मीर के कुलगाम से, जहां आतंकी और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई है। 2 आतंकी ढेर हो गए। सेना के 1 जेसीओ समेत 4 जवान जख्मी हुए हैं। तीसरी खबर है फरीदाबाद में एसी में आग लगने से एक ही परिवार के 3 सदस्यों की मौत हो गई। दम घुटने से पति पत्नी और बेटी ने दम तोड़ दिया। बेटे ने कूदकर अपनी जान बचाई। चौथी खबर कर्नाटक के मंड्या से, जहां गणपति विसर्जन के दौरान पथराव हुआ, 8 लोग जख्मी हो गए हैं। हिंदूवादी संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया, पुलिस ने लाठीचार्ज किया। अब विस्तार से खबरें आपको दिखाते हैं और बात करेंगे सबसे पहले नेपाल की, जो इस वक्त हिंसा और हंगामे की आग में जल रहा है। सरकार और नौजवान आमने सामने आ गए हैं और ये सब कुछ सिर्फ इसीलिए हो रहा है क्योंकि नेपाल सरकार ने फेसबुक, यूट्यूब समेत 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बैन लगा दिया है। इस बैन के खिलाफ वहां के नौजवानों ने बवाल कर दिया है। नेपाल की ओली सरकार के खिलाफ पूरा मोर्चा खोल दिया है। हाथों में तख्तियां, पोस्टर और बैनर लेकर लाखों प्रदर्शनकारी काठमांडू की सड़कों पर उतर गए और नेपाल की सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। प्रदर्शनकारियों के बैनर पर जेन ज़ी जनरेशन लिखा था और ये नई पीढ़ी ओली सरकार के फैसले के खिलाफ गीत गाकर अपनी आवाज उठा रही थी। नेपाल के आम नौजवानों के साथ वहां के पत्रकार भी सरकार के फैसले के खिलाफ सड़क पर थे, जिनके पोस्टर पर लिखा था सरकार मुंह बंद कर रही है और तानाशाही का जाल बुन रही है। दूसरे पोस्टर पर लिखा था लोकतंत्र बीमार हो रहा है और निरंकुशता फैल रही है। ऐसे ही तमाम पोस्टरों के साथ सोशल मीडिया पर बैन के खिलाफ नेपाली लोग आवाज उठा रहे थे। एक पोस्टर में नेपाल के प्रधानमंत्री ओली की तस्वीर थी, जिसमें दिखाया गया था कि वो जबरदस्ती नेपाली लोगों की आवाज दबाने की कोशिश कर रहे हैं। काठमांडू में जेन-ज़ी का प्रोटेस्ट उग्र होने के बाद सरकार ने नेपाली सेना को तैनात कर दिया। पुलिस ने रात 10 बजे तक के लिए काठमांडू में कर्फ्यू लगा दिया। इसके तहत 4 जिलों में किसी के भी आने जाने, किसी भी प्रकार की सभा, जुलूस, प्रदर्शन, बैठक या फिर घेराबंदी करने पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है। लेकिन प्रदर्शनकारी सरकार का आदेश मानने को तैयार नहीं है। वाटर कैनन के इस्तेमाल के बाद भी वो पीछे नहीं हटे और संसद की ओर कूच कर गए। पुलिस और सेना ने बैरिकेडिंग लगाकर रोकने की कोशिश की तो आंदोलनकारी बैरिकेडिंग पर चढ़ गए। प्रदर्शन उग्र होता देख नेपाली पुलिस और सेना ने आंसू गैस के गोले छोड़े, लेकिन इससे भी नेपाल के नौजवान पीछे नहीं हटे, काठमांडू की सड़कों पर डटे रहे। यही नहीं, पुलिस वालों को धक्का देते हुए नेपाल की संसद में घुस गए। संसद परिसर में पुलिस ने रोकने की कोशिश की, लेकिन प्रदर्शनकारियों के सामने वो बेबस नजर आए। इस दौरान हालात तनावपूर्ण हो गए, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों को गोली मारने के आदेश दे दिए गए। नेपाल में सोशल मीडिया बैन के खिलाफ उग्र प्रदर्शन के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प में अब तक 18 लोगों की मौत हो चुकी है और बड़ी संख्या में आंदोलनकारी घायल भी हुए हैं। प्रदर्शनकारी जैसे ही संसद परिसर में घुसे, पुलिस और नेपाली सेना ने बड़ा एक्शन लिया, क्योंकि आंदोलनकारी वहां की इमारतों पर चढ़ गए थे। इसके बाद पुलिस ने पत्थरबाजी कर रहे नौजवानों पर गोली चला दी। इस गोलीबारी में कई नौजवान घायल हो गए, जिन्हें उनके साथी उठाकर ले जाते दिखे। संसद परिसर के अंदर इस युवक को भी गोली लगी थी। इसे बचाने के लिए कुछ लड़के आए, लेकिन जब उसे उठा नहीं पाए तो घसीटते हुए बाहर ले गए। घायलों और मरने वालों की संख्या बढ़ने लगी तो तुरंत एम्बुलेंस बुलाई गई और जख्मी प्रदर्शनकारियों को अस्पताल पहुंचाया। इतना होने के बाद भी सोशल मीडिया बैन के खिलाफ सड़क पर उतरे जेन-ज़ी आंदोलनकारी पीछे नहीं हटे और अपनी मांगों को लेकर अब भी डटे हुए हैं।
तो प्रदर्शन की आग लगातार नेपाल को जला रही है और अब तक जो मरने वालों का आंकड़ा है वो लगातार बढ़ रहा है। 21 की संख्या हो चुकी है। और इस वक्त की बड़ी खबर इसी से जुड़ी, नेपाल में प्रदर्शन के बीच नेपाली प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने एक बैठक बुलाई है और किसी भी समय यह बैठक शुरू हो सकती है। काठमांडू में बिगड़ती हुई स्थिति को देखते हुए यह बैठक बुलाई गई है, क्योंकि उग्र आंदोलन की वजह से न सिर्फ काठमांडू में कर्फ्यू लगा दिया गया, बल्कि नेपाल के भैरवा बुटवल में भी कर्फ्यू है और भारत नेपाल सीमा पर चौकसी को बढ़ा दिया गया है। नेपाल सरकार ने उन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बैन कर दिया है जिन्होंने रजिस्ट्रेशन के लिए दी गई 7 दिनों की समय सीमा का पालन नहीं किया, जिनमें फेसबुक है, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब, इसी के साथ टेलीग्राम, एक्स, रेडिट, लिंक्डइन, वाइबर, विटक, निम्बस और ऐसे दूसरे कई साइट्स हैं, वेबसाइट्स हैं जो पोपो लाइव, ग्लोबल डायरी समेत कुल 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं ये जिन्हें बंद कर दिया गया और इसी के खिलाफ ये आंदोलन इस वक्त नेपाल में हो रहा है। इन्हीं सोशल मीडिया के जरिए नेपाल के लोग अपनी आवाज उठाते थे और यूट्यूब जैसे माध्यमों से कमाई करते थे। कमाई और व्यापार पर भी इसका असर पड़ा है। इसीलिए सरकार के फैसले के विरोध में लोग सड़कों पर उतर आए। हमारा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य ये है कि सरकार बहुत करप्ट है और करप्ट इतना हो गया कि फाइनली आके सोशल मीडिया भी बंद कर दिया। सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म था कि जहाँ आप अपने बात रख सकते थे। के भन्ने आँट गर्दैन। हम सोशल नेटवर्क्स के खिलाफ नहीं हैं। हम कानून व्यवस्था के उल्लंघन, अहंकार और हमारे देश का अपमान करने के खिलाफ हैं। हमें आपका संविधान पता नहीं है। फिर बौद्धिक लोग शिकायत करते हैं कि 4 लोग अपनी नौकरी खो देंगे, लेकिन क्या 4 नौकरियां राष्ट्रीय सम्मान से बड़ी हैं? देखिए, इस आंदोलन में 21 लोगों की मौत और उग्र होते हुए प्रदर्शन को देखते हुए नेपाल में अब फेसबुक, यूट्यूब और व्हाट्सएप शुरू हो गए हैं। कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चालू कर दिए गए हैं। सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वालों ने बताया कि फेसबुक समेत कई सोशल नेटवर्क अब वहां पर एक बार फिर से चालू कर दिए गए हैं। हालांकि सरकार और इंटरनेट कंपनीज ने इसके बारे में कोई भी अभी तक आधिकारिक जानकारी नहीं दी है। आगे बढ़ते हुए बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की, जहां मंडी में बेकाबू कार का तांडव देखने को मिला। कार ने 2 लोगों को टक्कर मार दी, जबकि सड़क किनारे खड़ी हुई एक गाड़ी से भी जा टकराई। बेकाबू कार दौड़ती हुई आई और टक्कर मारकर एक शख्स को हवा में उछाल दिया। युवक को जोरदार टक्कर लगने के बाद बेकाबू कार एक कार से भी टकराई, जिसकी वजह से सड़क किनारे खड़ी 2 गाड़ियां भी आपस में भिड़ गई। कार ने सड़क क्रॉस कर रही एक महिला को भी टक्कर मारी, जिससे महिला सड़क पर ही गिर गई। बेकाबू कार के कोहराम से मंडी के घुमारवी बाजार में हड़कंप मच गया। कार की टक्कर से 3 लोग घायल हो गए, जिन्हें लोगों ने तुरंत अस्पताल पहुंचाया। इधर देहरादून में तब ट्रक का तांडव देखने को मिला जब एक बेकाबू ट्रक नो एंट्री जोन में घुस गया था। तब उसको एक युवक ने रोकना चाहा, लेकिन ड्राइवर युवक के ऊपर ही ट्रक चढ़ाने की कोशिश करने लगा। बेकाबू ट्रक का तांडव देखिए। रोकने की कोशिश की तो ड्राइवर ने ब्रेक नहीं, एक्सेलरेटर पर पांव रख दिया। ना ट्रक ड्राइवर को किसी की जान की फिक्र दिखी और ना ही कानून का कोई डर। वो तो युवक किस्मत का धनी था जो उसकी जान बच गई, नहीं तो ट्रक ड्राइवर ने तो कुचलने का प्लान बना ही दिया था। हद तो तब हो गई जब रियर प्लेट पर कोई नंबर भी नहीं था, लेकिन वो बेधड़क नो एंट्री टाइम पर शहर में ट्रक चला रहा था। लेकिन ट्रैफिक के जिम्मेदार लोगों ने ना उसे रोका और ना ही किसी ने टोका। शहर भी उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है और तस्वीरें भी व्यस्त सहस्त्रधारा रोड की है। बताया जा रहा है कि ये बेकाबू ट्रक हरियाणा नंबर का है। इधर यूपी के हापुड़ में भीषण हादसा हो गया। एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने एक ई रिक्शा को टक्कर मार दी और इस हादसे में ई रिक्शा ड्राइवर की मौत हो गई। हादसे की खबर मिलते ही वहां लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई, जिसके बाद गुस्साए लोगों ने ड्राइवर की पिटाई के बाद स्कॉर्पियो में आग लगा दी, जिसके बाद स्कॉर्पियो बीच सड़क पर धू-धू कर जलने लगी। स्कॉर्पियो में आग लगने के बाद लोगों ने शव को सड़क पर रखकर जाम लगा दिया और कार्रवाई की मांग पर अड़े रहे।
घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामला शांत करवाया और कार्रवाई का आश्वासन दिया। इसी दौरान फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर पहुंची और स्कॉर्पियो में लगी आग पर काबू पाया। हालांकि तब तक स्कॉर्पियो जलकर राख हो चुकी थी। पुलिस ने स्कॉर्पियो के ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। झारखंड के रामगढ़ में बाइक से आए 5 बदमाशों ने एक ज्वेलरी शोरूम में लूट की घटना को अंजाम दिया। बदमाशों ने तमंचे के दम पर लाखों रुपए के गहने लूट लिए और फिर फरार हो गए। ये घटना रामगढ़ के जेसी ज्वेलरी शोरूम में हुई है। हेलमेट और टोपी लगाए 2 बदमाश ज्वेलरी शोरूम में घुसे और दोनों ही बदमाश काउंटर पर चढ़कर अंदर चले गए। इसके बाद मास्क लगाए एक बदमाश ने मैनेजर को थप्पड़ मारा, फिर तमंचे से सिर पर वार किया। इसके बाद और एक बदमाश तमंचा लेकर पहुंचा और मैनेजर से मारपीट शुरू कर दी। लाखों रुपए की ज्वेलरी लूटकर बदमाश भागने लगे तो शोरूम कर्मचारियों ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की, लेकिन एक बदमाश ने गोली चला दी। बदमाशों ने कई राउंड फायरिंग की, जिसमें एक महिला बाल-बाल बच गई। बदमाश तो भाग गए, लेकिन बदमाशों के साथ मारपीट में जेसी ज्वेलरी शॉप का मैनेजर लहूलुहान हो गया। नुकसान तो हुआ, काउंटर पे कम से कम इधर 4-5 लाख का सामान रखा होगा। भागने के चक्कर में बदमाश एक देसी तमंचा छोड़ गए, जिसे पुलिस ने कब्जे में लेकर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश के कटनी में अवैध शराब बिक्री का विरोध करना एक परिवार को भारी पड़ गया। आरोप है कि अवैध शराब बिक्री की शिकायत से नाराज 4-5 लड़के घर आ गए और फिर तोड़फोड़ शुरू कर दी। हाथ पर पत्थर लेकर एक दबंग आया और घर की ओर फेंक कर मारा। इसके बाद दूसरे दबंग ने पत्थर फेंका, फिर 2 लड़के दौड़कर आए और तीसरा और चौथा पत्थर फेंका। इसके बाद भी तोड़फोड़ का सिलसिला नहीं थमा और एक लड़के ने फिर पत्थर फेंक कर मारा। इसके बाद एक लड़का बड़ा सा पत्थर उठाकर लाया और घर के चबूतरे पर प्रहार किया। एक हमलावर ने तलवार से दरवाजा तोड़ने की कोशिश की। आरोप है कि हमलावरों ने महिलाओं बच्चों को भी पीटा है और हमारे घर में घुस के पूरा घर में तोड़फोड़ कर दिए, लेडीजों को मारपीट करे और पैसा ऐसा ले गए। दबंगों के हमले से महिलाएं बच्चे डरे हुए हैं। पीड़ित परिवार ने पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। यूपी के बस्ती में स्थित एक स्कूल में उस समय अफरा तफरी मच गई जब वहां एक कोबरा सांप घुस आया। इस बात का पता तब चला जब टीचर्स को कोबरा के फुफकारने की आवाज सुनाई, जिसके बाद उन्होंने जब किचन का दरवाजा खोलकर देखा तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि वहां लगी एक टेलीफोन मशीन पर जहरीला कोबरा फन फैलाए बैठा हुआ था। कोबरा को देखते ही टीचर और बच्चे सहम गए। तुरंत सांप पकड़ने वाले को बुलाया गया, लेकिन सांप को पकड़ना आसान नहीं था, क्योंकि वो बार बार फुफकार मार रहा था। हर हर महादेव। काफी मुश्किल से सर्पमित्र ने टेलीफोन मशीन के ऊपर से सांप को पकड़ा और बाहर लाया। इस दौरान कोबरा गुस्से में फुफकारता रहा। बाहर लाने के बाद उसने सांप को एक बोरे में रखा और उसे अपने साथ ले गया ताकि जंगल में छोड़ सके। राजस्थान की राजधानी जयपुर में आरटीडीसी के पड़ाव रेस्टोरेंट में जमकर बवाल हुआ। बताया गया कि रेस्टोरेंट में खाना खाने आए कुछ लोगों और एक कर्मचारी के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया, जिसके बाद रेस्टोरेंट में के सभी कर्मचारी एकजुट हो गए और उन लोगों पर टूट पड़े। सभी कर्मचारियों ने मिलकर ग्राहकों की जमकर पिटाई की। कर्मचारियों ने रेस्टोरेंट के बाहर ग्राहकों को घेर लिया और उन पर लात घूंसों से हमला किया। आरोप है कि कर्मचारियों ने ग्राहकों में शामिल एक महिला से भी मारपीट की। बीच बचाव के बाद मामला शांत हो गया, लेकिन कर्मचारियों ने फिर से एक शख्स को घेर लिया और उस पर दनादन हमला शुरू कर दिया। रेस्टोरेंट के बाहर काफी देर तक मारपीट होती रही। बाद में पीड़ितों की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया और छानबीन शुरू कर दी। अगर आप भी सनरूफ वाली कार चलाते हैं और आपकी पत्नी और बच्चे सनरूफ से झांककर सफर का लुत्फ उठाते हैं तो ये खबर आपके लिए है, क्योंकि बेंगलुरु में एक बच्चा सनरूफ से झांकते हुए सफर का आनंद ले रहा था, लेकिन उसके साथ एक हादसा हो गया। चलती कार में बच्चा सनरूफ खोलकर खड़ा है और सफर का आनंद ले रहा होता है। इसी दौरान सड़क पर एक ओवरहेड बैरियर आता है और बच्चे का सिर उसी बैरियर से टकरा जाता है। वीडियो कुछ सेकंड का है, लेकिन इस वीडियो ने सड़क सुरक्षा और माता पिता की लापरवाही पर सवाल खड़े कर दिए हैं। बैरियर से टकराने की वजह से बच्चे को गंभीर चोट आई। वहीं वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने कार चालक के खिलाफ ड्राइविंग में लापरवाही का केस दर्ज कर लिया है।
कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसका नाम सुनते ही रूह कांप जाती है। कैंसर के ज्यादातर मामलों में इलाज मुश्किल होता है, लेकिन अब कैंसर के खिलाफ लड़ाई में एक बड़ी सफलता मिली है। रूस की FMBA यानी फेडरल मेडिकल एंड बायोलॉजिकल एजेंसी ने कैंसर की वैक्सीन बना ली है। FMBA के वैज्ञानिकों का दावा है कि उनकी वैक्सीन सभी ट्रायल्स में 100% सफल रही है और mRNA तकनीक पर आधारित ये वैक्सीन अब इस्तेमाल के लिए पूरी तरीके से तैयार भी है। FMBA के मुताबिक उनकी इस वैक्सीन का प्रारंभिक लक्ष्य कोलोरेक्टल यानी कि कोलन कैंसर होगा। वैज्ञानिकों ने यह भी बताया है कि ये वैक्सीन कैंसर के ट्यूमर के आकार को घटाती है और उनके विकास को धीमा कर देती है। FMBA का कहना है कि वैक्सीन का इस्तेमाल शुरू करने के लिए रूस की सरकार से आधिकारिक मंजूरी का इंतजार है। इस सफलता के बाद FMBA ब्रेन कैंसर और आंख के कैंसर का टीका बनाने में जुटी है। अब बात पंजाब की, जहां बाढ़ का पानी तो कम हो गया, लेकिन असली मुसीबत उसके बाद शुरू हुई है। पानी के निकलने के बाद जब लोग अपने घर देखने के लिए गए तो उन्हें क्या दिखा? उन्हें दिखा अपना टूटा हुआ घर, पानी में खराब हुए सामान और सब कुछ बर्बाद होने का डर। वो घर जिनमें कभी पूरा परिवार खुशी खुशी रहा करता था, बाढ़ के पानी ने उसकी नींव ही बर्बाद कर दी। एक मजबूत बना हुआ जो मकान है वो पूरा का पूरा ढह गया है। तस्वीरें देखिए, बिल्कुल नींव जो है वो बिल्कुल नीचे से निकल चुकी है और ये वाला हिस्सा अगर आप देखेंगे, ये जो हिस्सा है वो पूरे तरीके से यहाँ पर ढह चुका है। टूटे हुए घर को बनाना मुश्किल है तो बर्बाद हुए घर को संवारना कम मुसीबतों भरा नहीं। इसके साथ ही कई जगह तो सड़क ही गायब हो चुकी है। इस वक्त हम अमृतसर के भुनावाल गांव में मौजूद हैं और इस सड़क को आप देखिए, सड़क का जो हिस्सा है वो कई जगहों से बह गया है। लोगों ने बताया कि अमृतसर के इस इलाके में बांध टूट जाने के बाद पानी की तबाही का ही नतीजा रहा कि अब उनके पास सड़क भी नहीं है। कुछ गांव बिना सड़क के हैं तो कुछ ऐसे भी हैं जहां से अभी तक बाढ़ का पानी नहीं निकला है। कपूरथला जिले में 20 से ज्यादा गांव इस वक्त बाढ़ से डूबे हुए हैं। वहां के आम लोग बीते कई दिनों से पानी से लड़ रहे हैं। कपूरथला के सुल्तानपुर लोधी के गांव पूरे पंजाब से कट गए। हर तरफ पानी में डूबे घरों की तस्वीर के साथ कुछ किसान भी दिखे जो अपना घर छोड़कर जा रहे थे। जो किसान हैं वो अपने मवेशियों को, अपने सामान को किस तरीके से ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर लाद कर ले जा रहे हैं। पानी की मुसीबत से परेशान लोगों का दर्द बांटने के लिए एक्टर सोनू सूद कपूरथला आए। रेस्क्यू बोट पर सवार होकर वो जगह जगह लोगों से मिलते दिखे। तमाम NGOs के साथ इंडियन आर्मी और BSF पंजाब के लिए देवदूत बनी। अब तक 126 जगहों पर रेस्क्यू चलाया गया, जिसमें कुल 21,500 लोगों की जान बचाई गई। इसी के साथ भारतीय सेना अभी भी दूर दराज के गाँव के लोगों का पेट भर रही है और जिनके पेट पर लात पड़ी है उनके लिए पंजाब की मान सरकार बड़ी उम्मीदें लेकर आई है। पंजाब के किसानों को देश में सबसे ज्यादा मुआवजा राशि मिलने वाली है। सरकार ने तय किया है कि किसानों को 1 एकड़ जमीन पर 20,000 रुपए का मुआवजा मिलेगा। बाढ़ में जो रेत किसानों के खेत में आ गई है उसे बेचने की इजाजत भी सरकार ने दे दी है। इसके साथ ही जिन लोगों ने बाढ़ में अपनों को खोया उनको 4 लाख रुपए की मदद मिलेगी। और सबसे बड़ी बात यहां यह है कि जिन किसानों ने कहीं से अगर कर्ज लिया हुआ है तो उन्हें अब अगले 6 महीने तक किश्त नहीं पटाना पड़ेगा। ब्याज लेने के लिए भी बैंक उन्हें तंग नहीं कर सकता है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता हाथ लगी है। मुठभेड़ के दौरान जवानों ने एक आतंकी को ढेर कर दिया। आतंकियों से मुठभेड़ गुद्दार के जंगल में हुई है। जहां आतंकियों के छिपे होने की जानकारी के बाद सेना ने जम्मू कश्मीर पुलिस और CRPF के साथ मिलकर संयुक्त अभियान चलाया। जवानों ने जंगल की घेराबंदी कर बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू किया। ऑपरेशन के दौरान जैसे ही जवान जंगल के भीतर दाखिल हुए, दहशतगर्दों ने फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद जवानों ने भी मोर्चा संभाला और एक आतंकी को मार गिराया। बताया गया कि ये आतंकी सेब के बागान से भागने की कोशिश कर रहा था, तभी सुरक्षा बलों ने उसे ढेर कर दिया। हालांकि मुठभेड़ के दौरान सेना का एक JCO घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। इस दौरान जवानों ने पूरे इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी है और आने जाने वालों की गहनता से जांच की। यूपी की बागपत पुलिस लाइन और वहां के एक स्कूल में परीक्षा का आयोजन किया गया, लेकिन फर्क सिर्फ इतना था कि इस परीक्षा में बैठने वाले छात्र नहीं बल्कि पुलिस अधिकारी थे। परीक्षा के दौरान SP खुद इन्विजिलेटर बने, जबकि पुलिस अधिकारी छात्र की तरह बेंच पर बैठकर परीक्षा देते नजर आए। ये नजारा वाकई अद्भुत था, क्योंकि पुलिस महकमे में इस तरह का इम्तिहान शायद ही पहले कभी हुआ हो।
परीक्षा में पुलिस कर्मियों से नए कानून, साइबर अपराध और विवेचना से जुड़े सवाल पूछे गए। इसका मकसद ये जानना था कि पुलिस अधिकारी कितनी गहराई से कानून को समझते हैं। इन कानूनों की समझ में जो भी हमारे विवेचना अधिकारी होते हैं, आयोग होते हैं, उनकी कितनी वो समझने का, उसी के आधार पर इन विवेचनाओं का आवंटन ज्ञान के आधार पर किया जाएगा भविष्य में। एसपी के मुताबिक इस परीक्षा से ये आकलन भी किया जा सकेगा कि किस अधिकारी को किस क्षेत्र में और किस प्रकार की जिम्मेदारी सौंपी जानी चाहिए। राजस्थान के 5 छात्रों ने हेलीकॉप्टर से जाकर बीएड परीक्षा दी तो इसकी चर्चा पूरे देश में होने लगी। बताया गया कि बालोतरा के छात्रों का उत्तराखंड में सेंटर था, लेकिन बाढ़ बारिश बाधा बनी तो छात्रों ने हेलीकॉप्टर बुक कर लिया। 5 छात्र हेलीकॉप्टर पर सवार हुए और परीक्षा देने चल दिए। छात्रों ने 300 किलोमीटर का सफर, जिसे तय करने में करीब 10 घंटे लगते, उसे केवल 40 मिनट में तय किया और मनुस्यारी पहुंच गए। अंतिम एग्जाम होने के कारण हमने वहां पर एक हेली सेवा संचालित करने वाली कंपनी से संपर्क किया। उसके माध्यम से हम 300 किलोमीटर का सफर मात्र 40 मिनट के तय करके वहां पहुंचे और उसी हेलीकॉप्टर से एग्जाम देकर सकुशल समय पर वापस पहुंच गए। हेलीकॉप्टर के जरिए हल्द्वानी से मनुस्यारी तक जाने में हर एक छात्र को एक तरफ का तकरीबन 5200 रुपए किराया चुकाना पड़ा, यानी कि एक छात्र के आने जाने में तकरीबन 10,400 रुपए खर्च हुए, लेकिन उनका साल बर्बाद होने से बच गया। बलात्कार के जुर्म में उम्र कैद की सजा काट रहे जेडीएस के पूर्व सांसद और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के पोते प्रज्वल रेवन्ना को जेल में काम मिल गया है। जानकारी के मुताबिक बेंगलुरु जेल में कैद प्रज्वल रेवन्ना को लाइब्रेरी में क्लर्क का काम दिया गया है। प्रज्वल जेल की लाइब्रेरी में रखी हुई किताबों का रिकॉर्ड रखेगा। इस दौरान वो दूसरे कैदियों को किताब इश्यू करेगा और वापस आई किताबों का रिकॉर्ड मेंटेन करेगा। इस काम के बदले प्रज्वल को हर रोज 522 रुपए की मजदूरी मिला करेगी। प्रज्वल रेवन्ना को बेकरी, बागवानी, बढ़ईगिरी और पशुपालन के भी विकल्प दिए गए थे। 2024 में लोकसभा चुनाव से पहले प्रज्वल रेवन्ना को सैकड़ों वीडियो वायरल हुए थे। कई महिलाओं ने उस पर बंधक बनाने और बलात्कार करने के आरोप लगाए। पिछले महीने ही प्रज्वल को रेप के एक मामले में दोषी ठहराते हुए स्पेशल कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई थी। दिल्ली में अभिनेता मिलिंद सोमन और बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या पुशअप्स करते हुए नजर आए। बताया गया कि मंच पर ही दोनों ने पुशअप्स करने का चैलेंज लिया था। महामुकाबला शुरू हुआ तो मिलिंद सोमन और तेजस्वी सूर्या दमखम दिखाने लगे। महामुकाबले में दोनों ने 32 पुशअप्स मारे। कमाल की बात यह है कि मिलिंद सोमन को फिटनेस आइकॉन कहा जाता है। बावजूद इसके बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने उन्हें कड़ी टक्कर दी और हार नहीं मानी, जिसे देख वहां मौजूद लोग तालियां बजाने लगे। दरअसल दिल्ली में नमो युवा रन कैंपेन की लॉन्चिंग थी। इसी दौरान ये महामुकाबला देखने को मिला। सितंबर महीने का पहला हफ्ता बीत जाने के बाद भी पहाड़ों का गिरना रुका नहीं। राजस्थान के रीडवाना में बारिश के बाद माइंस अचानक धंस गए। वायरल हो रहे एक वीडियो में संगमरमर की माइंस गिरती हुई दिखाई दी है। सबसे पहले माइंस के खोखले हिस्से का अलग होना शुरू हुआ और इसके बाद कैमरे की रेंज में जितना भी इलाका दिखा सब नीचे गिर गया। वीडियो में दिखा कि संगमरमर की खान से लगातार पानी का रिसाव भी होता रहा, जिसकी वजह से माइंस कमजोर हुई। माइंस में मौजूद पानी बता रहा है कि डीडवाना के मकराना में गुलाबी रेंज क्षेत्र की माइंस बारिश की वजह से ही गिरी। गनीमत रही कि वहां काम करने वाले लोग अपनी मशीनों के साथ समय रहते बाजू हट गए, वरना उनकी जान भी खतरे में पड़ जाती। महाराष्ट्र के नंदुरबार में नाले के पानी में एक वैन बह गई। पुल पर बने हुए गड्ढे में फंसने के बाद उस वैन का बैलेंस बिगड़ा और वो सीधे पानी में चली गई। इसके बाद वैन पानी की दिशा में ही बहने लगी। पानी का तेज बहाव काफी दूर तक वैन को अपने साथ ले गया।
इस वैन के अंदर लोकल मार्केट में सप्लाई करने के लिए किराने का सामान रखा था। वैन के पानी में जाते ही वो सामान भी बहने लगा। चिप्स के पैकेट्स के साथ कई सामान वैन के साथ साथ बह रहे थे। बताया गया कि किराना सामान लेकर आ रही वैन एक पुल पर बने गड्ढे में फंसकर नाले में गिर गई। काफी दूर तक बहने के बाद जब वैन फंसी तब जाकर उसे निकाला गया। गनीमत रही कि पानी के खतरे को भांपते हुए ड्राइवर ने शीशा तोड़कर खुद को बाहर निकाल लिया, जिससे उसकी जान बच गई। इधर मध्य प्रदेश के बालाघाट में नदी के पानी ने बच्चों के स्कूल जाने का रास्ता ही रोक लिया। अब जिस तरह से बच्चे स्कूल जा रहे हैं वो तस्वीरें 21वीं सदी के भारत के लिए सही नहीं। यूनिफॉर्म गीला ना हो इसके लिए वो पानी में उतरने से पहले उसे उतारकर बैग में रखते हैं। फिर अपनी किताबें और यूनिफॉर्म से भरे बैग को पानी से बचाते हुए वो भविष्य बनाने निकलते हैं। सिर पर बैग रखकर स्कूल जा रहे बच्चों का वर्तमान हालांकि मुश्किलों भरा है। जाते समय कपड़े भीग जाते आप लोगों के, अब फिर वहाँ स्कूल में कैसे पढ़ाई करते जब गीले कपड़े रहते हैं तो सूख जाते भी हैं। स्कूल जाने के लिए इनके पास साइकिल ही एक सहारा है। बैग पार कराने के बाद अगली बारी साइकिल की होती है। पानी का फ्लो ज्यादा होने पर साइकिल इनके कंधे पर होती है और ये उसका बोझ ढोते हुए आगे बढ़ते हैं। बालाघाट जिले के टिकरिया गांव के बच्चों के नसीब में नदी से बचने के लिए कोई पुल नहीं। अब इन्हें इस तरह स्कूल जाते देख भी अगर जिम्मेदार लोगों की आंख ना खुली तो उनसे बड़ा संवेदनहीन कोई नहीं होगा। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में एक अजीबोगरीब घटना सामने आई, जहां एक कार चालक बीच सड़क कार लॉक करके सो गया, जिससे हाईवे पर एक लंबा जाम लग गया। शुरू में लोगों को लगा कि कार खराब हो गई है, लेकिन जब पास जाकर देखा तो पता चला एक व्यक्ति कार में सो रहा है। लोगों ने उसे जगाने की काफी कोशिश की, लेकिन जब नहीं जागा तो पुलिस को इसकी खबर दे दी। आधे घंटे से ज्यादा हो गया इसको ये गाड़ी के अंदर, और वो पता नहीं चल पा रहा है कौन है। प्रशासन भी आ गई, पुलिस भी आ गई, लेकिन कार चालक इतनी गहरी नींद में सोया हुआ था कि पुलिस के जगाने के बाद भी नहीं जागा, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने कार का शीशा तोड़कर कार का गेट खोल दिया और फिर कुंभकर्णी नींद में सोए ड्राइवर को जगाया गया। ट्रैफिक व्यवस्था भंग करने के मामले में पुलिस ड्राइवर को पकड़कर थाने ले गई। दिल्ली के लाल किला परिसर से 1 करोड़ रुपए का कलश चोरी करने वाला गिरफ्तार हो गया है। क्राइम ब्रांच ने आरोपी को यूपी के हापुड़ से गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से कलश भी बरामद कर लिया गया है। दिल्ली के लाल किला परिसर में जैन समाज का कार्यक्रम था, तभी धोती पहने एक शख्स ने 760 ग्राम सोने से बने और हीरे पन्ना से जड़े कलश को झोले में डालकर फरार हो गया। लेकिन सीसीटीवी वीडियो के आधार पर पुलिस आरोपी तक पहुंच गई। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने हापुड़ जाकर आरोपी भूषण वर्मा को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस आरोपी को गिरफ्तार करके दिल्ली लाई है। आरोपी से अब आगे की पूछताछ की जाएगी और पता लगाया जाएगा कि कलश चोरी में और कौन कौन लोग शामिल हैं, क्योंकि जानकारी मिल रही है कि जैन समाज के कार्यक्रम में एक नहीं बल्कि 3 कलश चोरी हुए थे। एक तरफ लगातार पहाड़ों के गिरने की वजह से वैष्णो देवी की यात्रा बार बार टल रही है, तो अब हरिद्वार में मनसा देवी धाम के पहाड़ भी गिरने लगे हैं। वहां पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा गिरकर रेलवे ट्रैक पर आ गया। पहाड़ से गिरकर आए बड़े बड़े पत्थरों ने ट्रेनों का रास्ता रोक लिया। मनसा देवी के पहाड़ों में काली मंदिर के पास गिरे पत्थरों ने भीमगौड़ा रेलवे ट्रैक को तो तोड़ा ही, उसके साथ वहां बने टनल को भी उसने नुकसान पहुंचाया। ट्रेनों की सुरक्षा के लिए पहले से लोहे की जालियां लगाई गई थी। पहाड़ इतने जोर से गिरे कि उससे जालियां टूट गईं। कुछ पत्थर उन जालियों में भी फंसे हुए दिखाई दिए। लैंडस्लाइड के बाद टूटे हुए रेलवे ट्रैक की मरम्मत के लिए टीमें आई। पत्थर गिरने से देहरादून को हरिद्वार से जोड़ने वाला रेलवे मार्ग बंद रहा। कर्नाटक के मांड्या में उस समय हालात तनावपूर्ण हो गए जब गणपति विसर्जन के दौरान पत्थरबाजी की गई। बताया गया कि गणपति जुलूस जैसे ही राम रहीम नगर की एक मस्जिद के पास से गुजरा, उस पर कुछ उपद्रवियों ने पथराव कर दिया। जिसके बाद दोनों समुदायों के लोग आमने सामने आ गए और दोनों ओर से पत्थरबाजी शुरू हो गई। कुछ ही देर में हालात इतने बिगड़ गए कि वहां मौजूद पुलिस वालों के संभालने से भी हालात नहीं संभले, क्योंकि दोनों ओर से दनादन पत्थर चल रहे थे। बाद में कुछ और पुलिस वालों को वहां बुलाया गया। पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए और बड़ी मुश्किल से स्थिति को काबू में लिया। पत्थरबाजी में कई लोग घायल हो गए, जिन्हें तुरंत अस्पताल भिजवाया गया। वहीं हालात को देखते हुए इलाके में अतिरिक्त बलों को तैनात भी कर दिया गया। पुलिस वाले रात भर इस इलाके में गश्त करते रहे, जिससे वहां शांति बनी रही। लेकिन इस मामले ने एक बार फिर जब तूल पकड़ा, जब पत्थरबाजी की घटना के विरोध में हिंदू संगठन सड़क पर उतर आए।
हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर जमकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रदर्शन में बीजेपी, आरएसएस और बजरंग दल के कार्यकर्ता शामिल हो गए। कार्यकर्ताओं ने बीच सड़क पर आग लगा दी और हंगामा शुरू कर दिया। प्रदर्शनकारियों में कुछ महिलाएं भी शामिल थी, लेकिन पुलिस वालों ने उन्हें किसी तरह आगे बढ़ने से रोक दिया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को शांत कराने की कोशिश की, लेकिन जब वो नहीं माने तो पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। पुलिस ने इस मामले में 20 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया। साथ ही मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी। देश की राजधानी दिल्ली को प्रदूषण की राजधानी कहें तो ये गलत नहीं होगा। इसकी पुष्टि एक ताजा रिसर्च में भी हो चुकी है। पुणे स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्योरोलॉजी यानी कि IITM ने दिल्ली की हवा पर 6 साल तक रिसर्च की है और इस रिसर्च में यह खुलासा हुआ है कि दिल्ली, पुणे और अहमदाबाद की हवा में मरकरी खतरनाक लेवल पर है। तीनों शहरों की स्टडी में दिल्ली की हवा में मरकरी की मात्रा सबसे ज्यादा पाई गई। दिल्ली में 1 क्यूबिक मीटर हवा में औसतन 6.9 नैनोग्राम मरकरी मौजूद है, जबकि अहमदाबाद की बात करें तो 2 नैनोग्राम और पुणे में 1.5 नैनोग्राम मरकरी हवा में उड़ रही है। WHO के मुताबिक 1 क्यूबिक मीटर हवा में 1.7 नैनोग्राम तक मरकरी है तो हवा को साफ माना जाता है। मरकरी के शरीर में पहुंचने से नर्वस सिस्टम, पाचन तंत्र, प्रतिरोधी क्षमता और गुर्दे और फेफड़ों को नुकसान पहुंचाती है। रिसर्च में बताया गया है कि बीते कुछ सालों में दिल्ली की हवा में मरकरी का स्तर नीचे आ रहा है। इधर मुंबई के गोराई बीच पर एक मिनी बस के अंदर बैठे लोगों की जान खतरे में आ गई। बीच के किनारे खड़ी बस समंदर की लहरों की चपेट में आ गई, जिसके बाद जो कुछ हुआ वो डरा देने वाला था। यात्रियों से भरी हुई वो बस सीधे समंदर में समाने को तैयार थी। पानी ने बस को खींचा। इसके बाद मिनी बस समुद्र में अचानक तैरती हुई नजर आई। खतरा देखकर कोस्ट गार्ड्स एक्टिव हुए। उन्होंने बस में बैठे लोगों को बाहर निकाला। पुलिस ने ड्राइवर और बस मालिक दोनों के खिलाफ केस दर्ज किया। उन लोगों ने हाई टाइड के नियमों को ना मानकर चंद मिनटों की मस्ती के चक्कर में 10 से ज्यादा लोगों की जान खतरे में डाल दी। देश के साथ विदेशों में भी कुदरत ने डराया है। मैक्सिको में रात के वक्त अपने घर के बाहर खड़ी हुई गाड़ी खड़ी करके लोग अंदर सो रहे थे कि तभी सैलाब ने उनकी गाड़ियों को बहाना शुरू कर दिया। एक साथ कई घरों के सामने खड़ी गाड़ियों का बहना शुरू हो गया। घर के बाहर पार्क की गई गाड़ियां आड़ी टेढ़ी होकर एक दूसरे से टकराती हुई पानी के साथ बह रही थी। जो सड़क इन गाड़ियों के चलने के लिए थी, वहां सैलाब का कब्जा हो गया। इसके बाद सैलाब ने गाड़ियों को अपनी दिशा में चलने पर मजबूर कर दिया। इधर यमुना के प्रकोप ने मथुरा, वृंदावन के कई इलाकों को डुबा दिया है। वृंदावन के जिस परिक्रमा मार्ग पर चलने से लोगों को पुण्य मिलता था, अब वहां यमुना का पानी भर चुका है। यमुना के जल से 2-2 हाथ करते हुए राधा रानी के भक्त उसी परिक्रमा मार्ग पर चलने को मजबूर दिखे। इस वक्त हम लोग वृंदावन के परिक्रमा मार्ग पर मौजूद हैं। यहाँ की पहले तो आप तस्वीर देखिए कि किस तरह से जो पूरा परिक्रमा मार्ग है पानी से पटा हुआ है, यमुना मैया से पटा हुआ है। वृंदावन की जिन गलियों में घूमना सनातन प्रेमियों का सौभाग्य होता है, वो गलियां यमुना के पानी में डूबी हुई हैं। वृंदावन के आसपास कुल 46 गांव और 60 मोहल्ले ऐसे हैं जहां पानी 10 से 12 फीट तक जमा है। पानी के बीच गुजर बसर करने वालों का दर्द भी हमने सुना। खाने पीने को सब चीज को परेशान है। अभी सरकार से किसी से कोई मदद नहीं मिली है, ऐसे ही घूम रहे हैं। इनका दर्द ऐसा है कि कहीं आने जाने के लिए कमर तक डूबते हुए लोगों को निकालना पड़ रहा है। वृंदावन के लोगों ने बताया कि वहां 5 दशक बाद ऐसी बाढ़ आई है। 1978 के बाद 2025 में पहली बार वृंदावन में यमुना का पानी इतना ज्यादा बढ़ा है। वृंदावन की गलियों में घूमने के लिए हमें बोट का सहारा लेना पड़ा। वहां यमुना किनारे बनी कॉलोनियां डूब चुकी हैं, लेकिन लोग अभी भी अपना घर नहीं छोड़ रहे। घर को खाली करके कैसे जाएंगे? अभी रात में चोरी हो गई तो, डकैती हो गई तो, रात को चोर डोल रहे नाव से। यहाँ नाव से रात को नाव आ रही है चोरी करने के लिए, घर को कौन खाली करेगा? यही हाल कान्हा की नगरी मथुरा का भी रहा। वहाँ 9 दिनों से यमुना खतरे के निशान से ऊपर है। उफान पर आई यमुना की लोग पूजा कर रहे हैं। श्री कृष्णाय वयं नमः। कस्तूरी तिलक वर मुक्ति कंकर तले वेणु करे कंकड़।
मथुरा के नजदीक ताज नगरी आगरा में भी यमुना खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। अगर आपके घर में एसी है और लंबे समय से एसी का फिल्टर साफ नहीं हुआ है तो सावधान हो जाइए, क्योंकि एसी को लेकर लापरवाही आपकी जिंदगी छीन सकती है। आज हरियाणा के फरीदाबाद से एसी से जुड़ी ऐसी खबर सामने आई जो डराने वाली है। हादसा सुबह के 3 बजे हुआ। फरीदाबाद के ग्रीनफील्ड इलाके में 4 मंजिला मकान की पहली फ्लोर पर लगा एसी जोरदार धमाके के साथ फट गया और पहली फ्लोर से आग के शोले उठने लगे। धमाके की आवाज से आसपास के लोग दौड़ कर आए। इस बीच पहली फ्लोर पर रह रहे लोग सुरक्षित बाहर निकल आए, जिस पर लोगों ने चैन की सांस ली। इस दौरान किसी ने ऊपरी फ्लोर की ओर ध्यान नहीं दिया, जिस फ्लोर तक आग की उठती लपटें धीरे धीरे पहुंच रही थी और धुआं अंदर के कमरों में भर रहा था। और जब लोगों का ध्यान गया तब तक आग इतनी भड़क चुकी थी कि किसी की दूसरी फ्लोर तक जाने की हिम्मत भी नहीं हुई। जब बचाव टीम मौके पर पहुंची और उसने दूसरी फ्लोर का दरवाजा तोड़ा, तब तक दूसरी फ्लोर पर मौजूद पति पत्नी और बेटी की दम घुटने से सांसें उखड़ गईं, जबकि बेटे ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। इस परिवार के साथ रह रहे कुत्ते की भी मौत हो गई। और ये शॉर्ट सर्किट हुआ है, आप दिखा सकते हैं कि बहुत बड़ा हादसा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि सूचना के करीब 1 घंटे बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। अगर दमकल की टीम जल्दी पहुंचती तो शायद हादसे को टाला जा सकता था। फरीदाबाद में एसी में ब्लास्ट शॉर्ट सर्किट से हुआ या फिर ओवरहीट होने से, तस्वीर अभी तक साफ नहीं है, लेकिन यह हादसा आपको सावधान जरूर करता है, क्योंकि अगर घर में एसी है तो आप कई कदम उठा सकते हैं जिससे एसी में ब्लास्ट जैसी घटनाओं को रोका जा सकता है। समय पर एसी की सर्विस जरूर कराएं। एसी फिल्टर को हमेशा साफ रखें, इसका ख्याल रखें। एसी का तापमान 24 डिग्री या फिर उससे अधिक रखें। लगातार एसी को ना चलाएं, नहीं तो ओवरहीट का खतरा बढ़ेगा। रिमोट से एसी बंद करने के बाद स्विच खुला ना छोड़ें। घर की वायरिंग में अच्छी क्वालिटी का तार ही इस्तेमाल करें। तारों के जोड़ को कसकर बांधें। मध्य प्रदेश के सरकारी अस्पताल अब चूहों का डेरा बनते जा रहे हैं। इंदौर के बाद अब छतरपुर के जिला अस्पताल में भी मरीज चूहों के आतंक से परेशान हैं। अस्पताल में भर्ती महिलाएं अपने नवजात बच्चों को लेकर परेशान हैं, क्योंकि उन्हें इंदौर जैसी घटना का डर सता रहा है। यही वजह है कि महिलाएं अपने नवजात को रात भर आंचल में छिपाकर सो रही हैं, तो वहीं परिवार का एक सदस्य पूरी रात चूहों को भगाने के लिए जागता रहता है। दरअसल अस्पताल के रिकॉर्ड रूम और बच्चों के दवा के लिए रखी हुई अलमारी में भी चूहों ने अपना कब्जा जमा लिया है। इन चूहों ने कई दस्तावेज और दवाइयों को बर्बाद कर दिया है। चूहों के आतंक से मरीज तो परेशान है ही, डॉक्टर्स को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सारे वार्डों से चूहे भगाने का और उनको पेस्ट कंट्रोल टीम जो है वो हमारी अब कल से काम करेगी इसमें। हालांकि 1.5 साल पहले भी अस्पताल प्रबंधन ने 1.5 लाख रुपए में चूहे भगाने और मारने का ठेका दिया था, लेकिन इसके कुछ ही दिन बाद चूहों ने वहां अपना फिर से कब्जा जमा लिया। 17,000 फीट की ऊंचाई पर आर्मी और नेवी के कमांडोज ने अपना दमखम दिखाया। उत्तरी सिक्किम में 7 दिन तक संयुक्त स्कूबा और युद्ध गोताखोरी का अभ्यास किया गया, जिसका वीडियो जारी किया गया है। इस मिशन का नाम था वर्ल्ड्स हाईएस्ट अंडर वाटर डाइविंग, जिसमें ईस्टर्न कमांड स्पेशल फोर्सेस के साथ साथ नेवल मरीन कमांडो शामिल हुए, जिन्हें भारतीय नौसेना के मार्कोस के नाम से भी जाना जाता है। यह अभ्यास 30 अगस्त से 5 सितंबर तक चला। इस दौरान जवानों ने बेहद ठंडे पानी में 17 मीटर की गहराई तक गोता लगाया। खास बात यह रही कि दिन के साथ साथ जवानों ने रात के वक्त भी गोताखोरी का अभ्यास किया, जो बताता है कि हमारे जवान किसी भी परिस्थिति में दुश्मन को धूल चटाने में कितने सक्षम हैं। तो ये थी आज की एबीपी रिपोर्ट। कल भी जारी रहेगी खबरों की खोज। आगे रहने के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। नमस्कार। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।